मार्केट मूड में आपका स्वागत है। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स अभी दोपहर के 2-2:30 बजे के आसपास अगर आप बात करेंगे तो करीब 1.5% चढ़े हुए हैं। अब वक्त है बाजार के आज के एक्शन को समझने का, कल की तैयारी करने का और आपके पूछे हुए जो कुछ शेयरों पर क्वेश्चंस हैं उस पर सलाह लेने का। और आज के एपिसोड में मेरे साथ एक खास मेहमान है। मेरे साथ है धर्मेश कांत, जो हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च हैं चोला सिक्योरिटीज के। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और मार्केट मूड में हम पहली बार आपसे बात कर रहे हैं और मार्केट काफी अच्छे मूड में दिख रहा है, काफी तेजी दिख रही है। क्या अभी आगे तेजी तेजी है या फिर आगे कुछ है रोड ब्लॉक्स वगैरह भी? नमस्ते विकास जी। देखिए, आज का जो ये सेशन दिख रहा है ये थोड़ा वीकली एक्सपायरी रिलेटेड भी एक्शन मार्केट में दिख रहा है। बिकॉज हर वीक में एक्सपायरी होती है तो ट्रेडर्स उस हिसाब से पोजीशन बैठाते हैं, और जो घटनाक्रम थी एक्सपायरी तक आने की, वहाँ पर काफ़ी अटकलें थी। इंडो पाक का अथवा वॉर का भी सिनेरियो बन रहा था, तो काफ़ी राइटिंग हो रखी थी ऊपर के लेवल पे। और चूंकि अभी ये सारे बादल छट गए हैं तो एक्सपायरी तक लोग वेट करते हैं, शायद मौका मिले तो निकल जाए, बट आज वो मौका मिला नहीं। सुबह थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर थी 2-3 बार, बट जिस तरह से मार्केट ने खींचा है, तो जितनी राइटिंग की पोजीशन थी कॉल पे, वहां पे वो शॉर्ट कवरिंग पे आ गई, और जिसके कारण आपको इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये आज स्पेसिफिक आज के दिन का फिनोमिना है, आज की जो मार्केट मूवमेंट मिल रहा है आपको। बट ओवरऑल मार्केट कंडीशंस जो है काफी कंडीशिव हो गए हैं। जो मोटे मोटे मैक्रो फैक्टर्स थे, चाहे वो इंटरेस्ट रेट कट का हो, वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। सीपीआई इन्फ्लेशन हमने देखा 3.1% आया, काफी नीचे आया। तो उम्मीद है कि जून के पॉलिसी में वहां भी एक कटौती आ जाएगी इंटरेस्ट रेट की। मॉनसून अच्छे होने के नसार हैं, और जियो पोलिटिकल जो इश्यूज थे वो भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के साथ भी कहीं ना कहीं इनका जो टैरिफ वॉर का जो प्रॉब्लम है वो भी सेटल होता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी 2 बड़े कंट्री के साथ उन्होंने कर रखा है, और नंबर्स उतने खराब नहीं आए हैं विकास जी, जितने उम्मीद थी। जैसे अभी 37 कंपनीज जो है निफ्टी में 50 का उन्होंने अनाउंस किया है, तो अराउंड 14% का ईयर ऑन ईयर उनका पैट ग्रोथ दिख रहा है पूरे साल के लिए। अगर आप भारतीय का 30,000 करोड़ स्ट्रिप ऑफ कर भी दे तो भी 9-9.5% आ रहा है। ये अर्निंग सीजन में जाने से पहले अराउंड 6-7% के आसपास का अनुमान था। तो वहां पर बेहतरी नजर आई है, बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं नंबर्स। तो मुझे लगता है इस सबका एक पॉजिटिव रब ऑफ हुआ है। काफी पैसे साइडलाइंस पे बैठे हुए थे, एचएनआई सुपर एचएनआई के, वो मार्केट में वापस से डिप्लॉय हो रहे हैं। एफआईआई तो आपने देखा कि पिछले एक महीने से कंसिस्टेंट बायर ही है, वो कंसिस्टेंटली एफआईआई डीआईएस बाई कर रहे हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका एसआईपी फ्लोज भी बढ़ता हुआ नजर आया। तो कुल मिला के मोटा मोटी मार्केट पॉजिटिव है। मुझे लगता है यहाँ से कोई भी गिरावट मिलेगी तो उसको खरीदना चाहिए। इंडेक्स में हो सकता है इतनी बड़ी तेजी जैसे आज देख रहे हैं वो ना मिले आगे जाके, बट रुझान पॉजिटिव और आगे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। बिल्कुल। सो मार्केट के लिए मूड माहौल पॉजिटिव है। यहाँ से कोई गिरावट आए तो आप खरीदारी का मौका खोजें। सर, डिफेंस शेयर जो है वो पिछले एक हफ्ते से बहुत शानदार रैली दिखा रहे हैं। 9% के आसपास इंडेक्स चढ़ गया पिछले एक हफ्ते में ही। यहाँ कुछ व्यू आपका बनता है क्या? क्या लोगों को अभी भी यहाँ मौके खोजने चाहिए या अब रैली पर्याप्त आ चुकी है, अब रुक जाएं? विकास जी, ये डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। अगर ट्रेडर हैं तो अभी भी मौके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट आप फिर स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो लगा के रखें। बट अगर इन्वेस्टर हैं तो अभी भी काफ़ी मौका है। अगर ये तो ठीक है कि अभी एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके कारण आपको डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आ गई है, जस्ट एक साइकोलॉजिकल तेजी यही है, बट फंडामेंटली भी ये सारी कंपनियां काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको ऑर्डर बुक पर खड़े हैं। अगर आप एचएएल की बात करें तो ऑलमोस्ट 1,80,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और 30-35 हज़ार का इनका साल का रेवेन्यू होता है। तो बुक टू बिल रेशियो 6 गुना है। वही हालत बीईएल के साथ है, और बाकी जो छोटे मझोले डिफेंस की कंपनियां हैं सबके साथ यही स्थिति है। तो और आगे जाके जिस जिस तरीके से अपना रक्षा का प्रदर्शन हुआ है, तो वहाँ पर जो इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट है, हो सकता है उसमें भी डिमांड बढ़ के आए। स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहाँ से, और जो अपने नेबरिंग छोटे कंट्रीज है वहाँ से भी डिमांड रहनी चाहिए। तो एक्सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, डोमेस्टिक तो काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। और ये जो कंपनियां थी पहले, अगर आप देखें तो ये ओवरऑल सर्विस रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइप की कंपनियां हुआ करती थी। अभी ये ओईएम कंपनी हो गई है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बनते जा रहे हैं। उस कारण से इनकी मार्जिन इंप्रूवमेंट भी है और स्टिकी भी होती जा रही है। तो अगर सिर्फ एचएएल की बात करें, जो टॉपिक हम लोगों का एचएएल एंड बीईएल है डिफेंस क्षेत्र में, तो एचएएल तो मुझे लगता है कि अगर 2 साल कोई होल्ड करके बैठता है तो 6,000 प्लस का इनका प्राइस टारगेट आएगा, विथ इंक्रीजिंग आरओई मार्जिन। एंड वो भी पी मल्टीपल आपका 32-33 ही रहेगा, जिससे हम लोग 15 से 20% का प्रॉफिट ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। तो डिफेंस स्टॉक में बने रहने की सलाह है निवेशकों को, जिन्होंने पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा बने रहे। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसआईपी मोड अप्लाई, थोड़ा थोड़ा पैसा इसको रेगुलर अंतराल पर डालते रहे, थोड़ी भी करेक्शन मिले वहां डालें। ट्रेडर्स के लिए भी पॉजिटिव बायस के साथ ही खेलें, शॉर्ट ना करें। बट अगर आप बाई करके एज ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस के साथ इसमें अपने पोजिशंस बनाएं।
बिल्कुल। सो डिफेंस पे क्लियर एडवाइस है कि बीईएल और एचएल टॉप पिक हैं, और अगर आप इस वक्त इन्वेस्टर के तौर पे लेना चाहते हैं तो एसआईपी के जरिए लें, ट्रेडर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, लेकिन पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाए रखें। सर, एक स्टॉक जो है वो काफ़ी चर्चा में है और रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी मात्रा में इसमें है, यस बैंक। मित्सुई की डील के बाद, सुमितोमो मित्सुई की डील के बाद काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है। आज एनडीटीवी प्रॉफिट पर यस बैंक के एमडी एंड सीईओ ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने 5 साल की पूरी जो है उस रोड मैप अपनी एक तरह से रखी है, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है मित्सुई, तो वो पी इन्वेस्टर नहीं है जो जल्दी एग्जिट कर जाएगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, लंबे समय तक रहेगा। आपका क्या नजरिया बनता है इस स्टॉक पर, और जो रिटेल इन्वेस्टर इस वक्त खरीद के बैठे हैं जिनके पास ये स्टॉक या तो ऊपर के प्राइस पे भी है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए विकास जी, ऊपर का प्राइस तो काफी डिफिकल्ट है, किस लेवल पे लिया हो वो कहना मुश्किल है। तो अगर काफी ऊंचे के भाव पे लिया हो तो वो प्राइस तो मुझे लगता है नहीं कि 5 साल में भी आएंगे, जिनके पुराने हाइस रहे हैं यस बैंक के। और इक्विटी बेस काफी बड़ी है यस बैंक की। इस सबको देखते हुए अगर आप 1-2 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि बेस्ट के सिनारियों में 30-32 रुपए का भाव इस पर आ सकता है, जहां पर 2 टाइम्स ये प्राइस टू बुक के पास आ जाएंगे। बट इनके नतीजे काफी अच्छे थे। पिछले साल का जो इनका नतीजा आया, ऑलमोस्ट डबल किया इन्होंने प्रॉफिट को, विद एसेट क्वालिटी काफी इंटैक्ट थे। जो लीगेसी इशू थी वो तो इन्होंने ऑलरेडी कार्व आउट करके बैंक से निकाल रखा, बट नए जो बिजनेस कर रहे हैं वहां पे एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। वो काफी अहम और इम्पोर्टेंट था कि न्यू बिजनेसेस और गुड बिजनेसेस विच दे आर गेटिंग। और जो इनके जापान की कंपनी के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है, वो काफी बड़ी कंपनी, एक फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट है वहां पर, तो उसका भी सिनर्जी का इनको एडवांटेज मिलेगा। ज्यादा नियर टर्म एक्शन की उम्मीद ना रखें, बिकॉज ये चीजें जो होती है ये आराम आराम से प्ले होती है। बट 5 साल तो मुश्किल है, बट 1-2 साल के नजरिए से मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से भी काफी अच्छा जंप आना चाहिए। ऑलमोस्ट 40-50% का प्राइस ग्रोथ यस बैंक में मिलना चाहिए, द वे बिजनेसेस आर मूविंग। और इस एक्विजिशन से, आई मीन इन्वेस्टमेंट से पहले भी उन्होंने अपने टॉप मैनेजमेंट ने काफी बड़ा रिशफलिंग किया है और काफी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई है बिजनेस को लेकर, रिटेल बिजनेस को लेकर खास तौर पे। और गिरते इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में यस बैंक वैसे भी रिटेल में काफी ज्यादा अग्रसर हो गया था पिछले 4-5 सालों में। तो ओवरऑल अच्छा लगता है, नए निवेशक भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और अगेन सलाह वही रहेगी कि एसआईपी के तरीके से निवेश करते रहे। बिल्कुल। तो यस बैंक पे क्लियर एडवाइस है कि हो सकता है आपके जो बहुत ऊपर के प्राइस हों वो ना आए अभी फिलहाल नियर टर्म में, लेकिन अगर नए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करें, और 32 रुपए तक का भाव आपको मिल सकता है 2 साल के नज़रिए से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। सर, एक और बैंक है इंडसइंड बैंक, पिछले 1 साल में 45% की गिरावट है। परेशानी ऑफकोर्स सबको पता है कि टॉप मैनेजमेंट को लेकर थी, टॉप मैनेजमेंट के एग्जिट के बाद एक जो है वो तेजी देखने को मिली, लेकिन फिर वापस से दबाव देखने को मिल रहा है। और एक व्यूअर का सवाल है कि 1000 रुपये के आसपास के उनके पास भाव पर इंडसइंड बैंक के शेयर हैं और अच्छी खासी गिरावट है, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए अभी, या फिर एवरेज करके थोड़ी सी प्राइसिंग को कम करें? देखिए दोनों ही कर सकते हैं। एक तो जो मैनेजमेंट रिसफलिंग थी वो हो रखी है, जो प्रॉब्लम था वो क्लियरली आइडेंटिफाई किया और काफी ट्रांसपेरेंट रूप में वो सामने रखा भी है कि एक डेरिवेटिव के अकाउंटिंग का प्रॉब्लम आ रखा था, उन्होंने प्रोवाइड भी कर रखा है। और यहाँ से मुझे लगता है कि जितने नेगेटिव से वो डिस्काउंट फॉर हो रखे हैं। अभी जो उसमें आपको प्राइस में एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है कि कुछ जब नीचे के भाव पे थे तो वहां पर ट्रेडिंग पोजीशंस बनती है, हर कंपनी हर स्टॉक में ऐसा होता है। वहां पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, एक लिक्विडेशन हो रहा है, वो एक बार निकल जाता है तो फिर जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स बचेंगे बैंक में, मुझे लगता है कि मौजूदा जिस तरीके के वैल्यूएशन मल्टीपल है, सबसे सस्ता बैंक हो रखा है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में विद साइज, तो वैल्यू बनती है। बिजनेस तो कहीं गया नहीं है, बिजनेस एज इट इज चल रहा है और बिजनेस से रिलेटेड फ्रॉड नहीं हुआ था, ये एक ट्रेजरी सेगमेंट का फ्रॉड था। तो थोड़ा आप बेनिफिट दे सकते हैं, नए मैनेजमेंट को बेनिफिट और डाउट दें, उन पर थोड़ा भरोसा खाएं प्रमोटर पे। हम लोगों ने की सलाह तो यही है कि आप बने रहें। और जहां तक इनका 1000 रुपए का भाव है, मुझे लगता है कि अगर सकारात्मक तरीके से सारा इनका काम बढ़ता रहा और कुछ आगे निकल के नहीं आता, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कुछ आगे निकल के आता है या नहीं आता है, बट अगर ये माना जाए कि नहीं आता है, तो 1200 से 1300 रुपए के 1 साल के नजरिए से इंडसइंड बैंक का प्राइस टारगेट निकलता है। वहां पर भी ये 20% डिस्काउंट रहेगा वैल्यूएशन के हिसाब से, अगर आप इसको आईसीआईसीआई एक्सिस के साथ कंपेयर करते हैं तो। बिल्कुल। सो जिनके पास है वो होल्ड करें और नीचे के भाव पे खरीद भी सकते हैं, ये सलाह है। 1200 से 1300 का 1 साल का नज़रिया से अगर आप देखेंगे तो 1 साल के नज़रिए से आपको ये वैल्यू मिलनी चाहिए। सर, हमने काफ़ी सारे शेयरों पे डिस्कशन किया, आपने 2 शेयर अपने टॉप पिक बताए डिफेंस के अंदर, एचएल और बीएल। क्या और कोई भी टॉपिक्स आप बताना चाहें जो कल के बाजार में या फिर पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लिए जा सकते हैं?
विकास जी, आई थिंक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से लेना चाहिए। कल के लिए तो कहना मुश्किल है, क्योंकि आज काफी अच्छा रुझान देखने को मिला, तेजी भी आ गई बहुत से कंपनियों में। मुझे लगता है ऑटोमोबाइल स्पेस पर दोबारा से एक ध्यान लगाना चाहिए। ये सारे स्टॉक्स काफी पिटे हुए हैं। हालांकि आज का मूवमेंट देख के आपको लगेगा थोड़ा चल गए से हीरो मोटोकॉर्प 5% चला हुआ है, बट टॉप से आप देखिए तो काफी अभी भी 30-35% की गिरावट है ऑल टाइम हाई से। सेम विद बजाज ऑटो। तो ये दोनों ऑटोमोबाइल स्टॉक को पकड़े। कारण इसके सिंपल से हैं कि एक तो इंटरेस्ट रेट में गिरावट आ रही है और आगे आने दिनों में घटेंगे। मैरिज सीजन ऑन हो रहा, मानसून की अच्छी होने की संभावना है, इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी घट चुका है, और जो बजट में टैक्स बेनिफिट पास ऑन किया था सरकार ने, उसके भी बेनिफिट जो सैलरी एम्प्लॉयड उनको मिलने लगे हैं अप्रैल के महीने से। तो ये सब डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ाता है, प्लस जो आपके एक्सपेंसेस की ईएमआई को कम करता है, और एक इनका सिक्लिकल बेस बन चुका है एज फार एज वॉल्यूम ग्रोथ इज कंसर्न। तो मुझे लगता है 5-6% जैसे हीरो मोटोकॉर्प के मैनेजमेंट ने गाइड किया है, वो वॉल्यूम ग्रोथ मिल जाएगी हीरो मोटोकॉर्प को। बजाज शायद उससे बेहतर करेगा, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है, प्लस कमोडिटी प्राइसेस में जाती उछाल आई नहीं, तो ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन होना चाहिए। ये दो कंपनी बाई करने की सलाह रहेगी। अपसाइड टारगेट करंट भाव से भी 15-20% का आप मान लें कि बाई दिवाली इतना रिटर्न मिलना चाहिए दोनों स्टॉक में। बिल्कुल क्लियर एडवाइस है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करने की सलाह है। HAL BL उन्होंने डिफेंस सेक्टर में बताया, यस बैंक में क्या करना है उस पर भी आपको क्लियर एडवाइस मिल गई, इंडसइंड बैंक को भी लेकर क्लियर एडवाइस मिल गई है। सर बहुत शुक्रिया, आज समय कम है लेकिन थैंक यू सो बात तो मच। बहुत सारी करनी थी, लेकिन खैर फिर भी जितना समय आपने दिया और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर बताई, उसके लिए बहुत शुक्रिया आज आपका। थैंक यू विकास, थैंक यू सो मच।